हाय दोस्तों, मैं दिलीप कुमार यादव। गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को नमस्कार। ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आपको देखने में पता चल ही गया होगा कि आज हम रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, प्रजनन तंत्र। तो अभी भी अगर इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं, जितनी भी क्लास ली गई हैं, अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चलते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कल का पहला क्वेश्चन है। हमने कल आप लोगों को दिया था कि जब अनाक्षी श्वसन की क्रिया जीवाणु और कवक में होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर जो कल की क्लास अटेंड किया होगा तो उससे ये क्वेश्चन बन गया होगा और कई लोगों ने आंसर दिया है और वो सही भी आंसर दिया है। तो जब जीवाणु और कवक में यानी अनाक्षी श्वसन मतलब क्या, कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया हो तो वह कौन सा कहलाता है, अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो उसमें तो उसे क्या कहते हैं हम, ए किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं। ये कई लोगों ने आंसर दिया था, उनका सही आंसर है, राइट। तो आज हम बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम की ओर। रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक को छोड़कर शेष एक कोशिकी है, एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, द रेस्ट आर यूनिसेलुलर। तो आप लोगों को बताना है कि जो एक कोश की जीव है उसको छोड़कर बताना है। तो ये मतलब आपको बहुकोशिकीय जीव बताना है। तो इसमें बहुकोशिकीय कौन है। तो अगर हमने जब सेल का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो एक कोशिका से, एक सेल से बने होते हैं वह क्या कहलाते हैं, यूनिसेल्यूलर, मतलब एक कोश की। और जो दो या दो से अधिक, वह क्या कहलाते हैं, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोश की। मल्टी सेल्यूलर बहुकोश की जीव कहलाते हैं। तो हमने एक कोश की जीव में एग्जाम्पल दिया था कि एक कोश की जीव में कौन कौन से होते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया और चिकन एग हो गया और अपना ये जाइगोट हो गया। ये सभी क्या आते हैं, एक कोश की जीव होते हैं, राइट। जो तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। ये कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो जो अपना फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, जो यानी किसी जीव या किसी भी प्राणी के जो प्राइमरी स्टेज होती है, डेवलपमेंट की प्राइमरी स्टेज होती है। कौन सी प्राइमरी स्टेज को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ये यानी कि 3 मंथ के, जब 3 मंथ के समथिंग जो जीव होता है वह कितने मंथ का हो जाता है, 3 मंथ का हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होती है कि बहुत सारी सेल्स इसमें आ जाती हैं। तो ये कैसा जीव है, मल्टी सेलुलर। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टेस्टोस्टेरोन की कमी से भ्रूणी अवस्था में पुरुषों में वृषण का वृषण कोष में न आना कहलाता है। तो जब क्या, टेस्टोस्टेरोन ये क्या है, एक हार्मोन है होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की कमी से जब भ्रूणी अवस्था में पुरुषों में वृषण का वृषण कोष न आना, वह क्या कहलाएगा, प्रोस्टेट कैंसर कहलाएगा, या बांझपन कहलाएगा, या नपुंसकता कहलाएगा, या क्रिप्टो ऑर्गेडिज्म कहलाएगा। तो देखिए, जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, क्या जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वह किससे होता है, वह प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर का माना जाता है। प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। और जो इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस, जो ये नपुंसकता और बांझपन है, ये किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन ई की कमी से। जब हमने विटामिन का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था उसको काफी अच्छे से। और विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, ठीक। तो जो अब मतलब कि जो बांझपन, बांझपन ये किसकी, विटामिन ई की कमी से होता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जब क्या होता है कि जब मेल में
क्या होगा, जो मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी है वह क्या हो जाएगी, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन्स की कमी आ जाती है, तो जिससे क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाता है। और वही फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन कमी। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन। तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बांझपन देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन की कमी, राइट। अब बचा अपना क्या, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म है क्या, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, आपने क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी आपने सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी मतलब कि जो, यानी छुपा हुआ पैसा, है ना। तो मतलब क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म मतलब ही क्या है कि जब क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज जब आती है, क्या एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब भ्रूणी अवस्था जब आती है, तो क्या होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन का मतलब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है उसका लेवल्स क्या हो जाता है कि कम हो जाता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, तो जो हमारी इंग्वाइनल ट्यूब होती है, तो इंग्वाइनल ट्यूब में टेस्टिस बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो ऑर्गिडिज्म बोलते हैं। क्या हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन, तो क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे ये किस में नहीं आ पाते हैं, इंग्वाइनल ट्यूब पे। ठीक, राइट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, डी अपना राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं अब अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से भिन्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, एग, एम्ब्रॉय, ओवम या गैमिट। तो इनमें से आप लोगों को भिन्न क्या दिख रहा है, एग या एम्ब्रॉय या ओवम या गैमिट। तो देखिए, जो अपना एग हो गया, ओवम हो गया और गैमिट हो गए, ये कैसे हैं। और जो अपना ये एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय कैसा है कि ये जब मतलब कि ये भ्रूण, यानी कि जब ये डेवलपमेंट प्राणी के जीवन की ये 3 मंथ की स्टेज होती है, और ये कैसे हैं, ये सभी पहले के हैं, है ना। तो इस पे अपना डिफरेंट कौन लग रहा है, बी नंबर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड्स इन ह्यूमन इज। तो जो मानव में रिप्रोडक्टिव पीरियड्स होता है उसका सही क्रम क्या होता है, राइट। तो देखो, जो अब गैमेट का फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले एक बार ऑप्शन की ओर हम नजर कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जाइगोट, गैमेट या गैमेट फॉर्मेशन या फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रॉय। बी नंबर क्या कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट या एम्ब्रॉय होगा। या सी क्या कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन या जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रॉय। और डी नंबर क्या कह रहा है कि सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रॉय का, फिर जाइगोट। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है गैमेट का फॉर्मेशन। ठीक, सबसे पहले किसका होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर और मादा के दोनों के गैमेट होते हैं। ठीक, तो मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है। तो जब ये स्पर्म और ओवम, एक स्पर्म की ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है ना, तो जब ये स्पर्म और ओवम, स्पर्म प्लस ओवम का क्या होगा कि ये क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, संलयन करते हैं, तो क्या होता है, वह कौन सी स्टेज आती है, फर्टिलाइजेशन।
फिर फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फिर उनका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट के बाद फिर क्या होता है, इसमें मॉड्यूला अवस्था आती है, बॉडुला ब्लास्टुला अवस्था आती है, फिर क्या होता है, एम्ब्रॉय, भ्रूण की अवस्था आ जाती है। राइट, डेवलपमेंट की ये प्राइमरी स्टेज कहलाती है। तो इस पे अपना सीक्वेंस क्या बन गया, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट के बाद फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय। तो अब ये सीक्वेंस हम देख लेते हैं, ये किस में मिल रहा है सीक्वेंस। तो ये हमको मिल रहा है बी नंबर पे, पहले क्या है, गैमेट को फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रॉय। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। राइट, तो अब इस पे अपना राइट आंसर हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गतिशील जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। तो मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड कॉपलर। तो जो अपनी गतिशील जनन कोशिकाएं, तो अपनी जनन कोशिकाएं, तो मेल में जनन कोशिकाएं कौन कौन सी है, तो मेल का जनन कोशिका क्या होता है, स्पर्म हो गया, और फीमेल का क्या होता है, ओवम होता है। तो गति कौन करता है? हम्म, ठीक। तो तो गति कौन करता है, स्पर्म करता है, ना कि ओवम। ओवम तो अपनी जगह पे ही रहता है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में तो फैलोपियन ट्यूब पे कौन जाता है, स्पर्म जाता है। तो गति कौन कर रहा है, स्पर्म कर रहा है। तो अपना इस पे जनन कोशिका किसको कहते हैं, जो गतिशील वाला कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, मेल गैमेट्स। राइट, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, इन ह्यूमन फीटल हीमोग्लोबिन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए कम बंधुता होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, पहला कि हैव अ लोअर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट्स। सेकंड है कि ऑक्सीजन के प्रति इसकी बंधुता उतनी ही होती है जितनी वयस्क में। इट्स एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज द सेम एज दैट ऑफ द एडल्ट। थर्ड क्या कह रहा है, सी नंबर, कि चार के अलावा केवल दो प्रोटीन उप इकाइयां होती हैं। हैव ओनली टू प्रोटीन सब यूनिट्स इन एडिशन टू द फोर। और चौथा क्या कह रहा है कि वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, हैज अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन द एडल्ट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, तो देखो, मानव में, ह्यूमंस में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य प्रोटीन कौन करते हैं, तो ये फीटल हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, फीटल हीमोग्लोबिन करता है। किसका, ऑक्सीजन का परिवहन। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, फीटल परिवहन को। लेकिन जब क्या होती है कि जब डिसएसोसिएशन मतलब वियोजन की अवस्था, जब वियोजन होता है, तो जो अपना फीटल हीमोग्लोबिन है, कौन, फीटल हीमोग्लोबिन, और अपना एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन और एडल्ट हीमोग्लोबिन है। तो जो अपना फीटल हीमोग्लोबिन है वह वियोजन के समय, डिसएसोसिएशन के समय कहाँ होता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन के बाईं ओर स्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो क्या हुआ कि जब बाईं ओर स्थित है, तो जो फीटल हीमोग्लोबिन है वह एडल्ट हीमोग्लोबिन की तुलना में आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और जब आसानी से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा कि जो अपनी प्लेसेंटा गर्भनाल होगी, तो गर्भनाल में मदर्स के हीमोग्लोबिन से अपने को ऑक्सीजन ग्रहण करने में क्या होगी, उसको आसानी होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है। तो अपना कौन सा आंसर जाएगा, डी। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि नर तथा मादा दोनों ही लिंगों में सहायक लिंग ग्रंथियां, एसेसरी सेक्स ग्लैंड पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां सहायता करती हैं
लिंग हार्मोन के उत्पादन में, या अंडाणु व शुक्राणु निर्माण में, या मैथुन प्रक्रिया में, या उपरोक्त सभी? तो जो नर और मादा में दोनों में क्या पाई जाती हैं? ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेल में कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती हैं? मेल में कौन सी ग्लैंड्स होती है? मेल में होती है कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड्स और वोल्वोरेथ्रल ग्लैंड्स होती है। तो ये क्या करती हैं कि जो ये क्या करती हैं, ये कॉपुलेटिंग के समय, मैथुन प्रक्रिया के समय क्या करती हैं, जो हमारे स्पर्म होते हैं उनको क्या करती है कि यूरेथ्रा से बाहर ले जाने का कार्य करती है। ठीक, तो अपना राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि ये इन द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेटिंग। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि नर मानव के शुक्री प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, आर एबंडेंटली प्रेजेंट इन द सेमिनल प्लाज्मा ऑफ मेल ह्यूमन, फ्रक्टोज तथा कैल्शियम, ग्लूकोज तथा कैल्शियम, डीएनए तथा टेस्टोस्टेरोन, या राइबोज तथा पोटेशियम? तो जो नर मानव होते हैं, नर मानव के सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? तो इनके जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम पाया जाता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। क्या करता है? फ्रक्टोज एंड कैल्शियम पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं कि जो स्पर्म होता है ना, क्या जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म को एनर्जी का सोर्स ये कहाँ से, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो फ्रक्टोज से मिलती है। फ्रक्टोज से मिलती है। और ये क्या काम करते हैं? जो स्पर्म है इनको एक्टिव करने का काम करते हैं। तो मतलब कि जब एनर्जी, इनकी ऊर्जा मिलेगी तभी तो ये एक्टिव होंगे। तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा? फ्रक्टोज तथा कैल्शियम। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सशक मानव एवं अन्य अपरः स्तनियों में अंडे का निषेचन होता है। तो कि जो सशक मानव एवं अन्य अपरः स्तनियों मतलब प्लेसेंटल मैमल्स में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो जो अपने मैमल्स हो गए और भी मानव होते हैं, इनमें जो निषेचन कहाँ होता है? इनमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। और आंतरिक निषेचन मतलब कि बॉडी के अंदर। तो इसमें जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब पे होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि नीचे दिए गए जनन से संबंधित पदों के समुच्चयों पर विचार कीजिए। कंसीडर द सेट ऑफ टर्म्स रिलेटेड द रिप्रोडक्शन गिवन बिलो। पहला है शुक्राणु, अंडवाहिनी, अंड या गर्भाशय। तो इसमें देखिए ये मेल का भी आ गया, और ये अंड जो ओवम एग हो गया, और ये यूट्रस गर्भाशय ये फीमेल का। तो ये क्या ऑप्शन गलत होगा? इसमें जनन संबंधित पदों के समुच्चय, यानी कि अपने को सही क्रम का वो करना है ना? तो जो जिसमें एक का वो बता रहा हो, तो ये तो अपना गलत हो गया। अब बी की ओर चलते हैं। पहला क्या कह रहा? अंडोत्सर्ग, अंड, अंडवाहिनी या गर्भाशय, ओव्यूलेशन, एग, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस। मतलब कि देखो, जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन क्या कहलाता है? ओवरी कहलाती है ना? फीमेल का सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ओवरी कहलाती है। इसमें जो फीमेल, इसका फीमेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। तो ओवम क्या होता है कि जब ये क्या होती हैं, जब युवावस्था में, मतलब जब युवावस्था में आती हैं, तो जो अपना ओवम होता है इनका, तो ओवम क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। और मैच्योर हो जाने के बाद क्या होता है कि तो जो अपनी ओवरी होती है इनकी, जो ओवरी होती है वह हर महीने क्या करती है? एवरी मंथ क्या करती है? एग का प्रोड्यूस्ड करती है, एग का उत्पादन करती है। फिर जो अपना ये एग होता है, इस जो एग प्रोड्यूस्ड ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन। राइट, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। फिर जो अपना प्रोड्यूस्ड एग है, वह प्रोड्यूस्ड एग क्या होता है कि जो एक ट्यूब के द्वारा, उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब।
या ओविडक्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ट्यूब के द्वारा कहाँ पहुंच जाते हैं, यूटेरस में, मतलब गर्भाशय में। और गर्भाशय कैसी होती है, एक बैग के आकार की आकृति लाई का एक बैग स्ट्रक्चर होता है, और उसमें जाके ये जो अपने प्रोड्यूस्ड एग हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्भाशय में एकत्रित हो जाते हैं, राइट। तो इस पे अपना करेक्ट जो सीक्वेंस बनता है, करेक्ट ऑर्डर क्या बनता है, सबसे पहले क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, फिर एग बने, है ना, फिर फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा कहाँ चले गए, यूट्रस पे चले गए। तो इस पे अपना राइट ये ओव्यूलेशन हुआ, फिर एग बना, फिर एग से फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस। और अब देख लेते हैं मेल की ओर, है ना। तो मेल का जो होता है स्पर्म, है ना, तो क्या करते हैं, जो ये स्पर्म होता है वह स्पर्म कहाँ जाता है, टेस्टिस में जाता है, राइट। वह टेस्टिस से फिर क्या होता है कि ये क्या होते हैं, शुक्र वाहिनियां यानी शुक्राणु नलिका होती हैं, या इसको हम ये या कि फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में शुक्राणु नलिका, और वही क्या होती है, यूरेथ्रा भी, मूत्र मार्ग भी सेम ही होता है ना। तो ये क्या होता है कि जो शुक्राणु नलिका होती है, शुक्राणु नलिका के द्वारा ये किस में जाते हैं, पेनिस पे चले जाते हैं, राइट। जो अपने स्पर्म होते हैं वह कहाँ चले जाते हैं, पेनिस पे, सीसन पे चले जाते हैं। तो इस पे अपना करेक्ट आंसर क्या बनता है, स्पर्म, स्पर्म से फिर टेस्टिस, टेस्टिस के बाद क्या बनता है, वेस डिफरेंस, डिफरेंस के बाद क्या बनता है, पेनिस, राइट। फिर ये डी नंबर क्या कर रहा है कि ऋतुस्राव, अंडवाहिनी या गर्भाशय, मेंस्ट्रुएशन, एग, फैलोपियन ट्यूब्स या यूट्रस। तो इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ी अब, है ना हम। तो जो ऋतुस्राव, ऋतुस्राव को ही रजोधर्म बोला जाता है, रजोधर्म या मासिक चक्र। तो क्या होगा कि मासिक चक्र होते हैं कि पहले क्या होगा, मेंसुरेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन होगा, रजोधर्म होगा, रजोधर्म के बाद क्या होगा कि एग का फॉर्मेशन हो जाता है, एग से फिर वो क्या जाते हैं, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा, या उसको हम बोल दिए फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वह किस में चले गए, यूट्रस पे, मतलब गर्भाशय पे चले जाते हैं। तो ये भी प्रोसेस, ये भी जो अपना सीक्वेंस है, ऑर्डर है, ये भी सही है। तो अपने बी सी डी तीनों सही है, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर, बी नंबर, बी सी और डी। और जो बात करें जो रजोधर्म मासिक चक्र, मासिक चक्र होता क्या है ना। तो क्या होता है कि जब यदि एग को निषेचित नहीं किया जाता है, जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वह क्या करती है, जो यूट्रस होती है गर्भाशय से, कि उसकी परत जो होती है वह धीरे धीरे, जो गर्भाशय की परत होती है वह धीरे धीरे क्या हो जाती है, टूट जाती है। और टूट जाने के बाद क्या होती है कि वह वेजाइना से ब्लड और म्यूकस में, किसके रूप में, ब्लड और म्यूकस के रूप में, ब्लड और म्यूकस के रूप में क्या होती है, बाहर आ जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, बी का भी ऑर्डर सही है, सी का भी ऑर्डर सही है, और डी का भी ऑर्डर सही है। तो बी सी और डी दोनों का सही ऑर्डर सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। मतलब हमसे इसमें क्या पूछा गया है कि बाहरी निषेचन किसमें होता है। तो देखो, पक्षियों में कैसा निषेचन पाया जाता है, आंतरिक निषेचन। सबसे पहले समझ लीजिए कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन। तो क्या होता है कि जब मेल गैमिट, है ना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट मतलब कि जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मतलब कि जब स्पर्म और ओवम का क्या होता है, संलयन, फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन की क्रिया होती है। तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्यूजन के दौरान क्या बन जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है,
राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो निषेचन होता है वह टू टाइप से होता है। कौन कौन सा? एक बाहरी निषेचन हो गया, आउटर निषेचन, और दूसरा हो गया आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन। तो आउटर निषेचन जो होता है मतलब कि जो शरीर के बाहर, मतलब जब लार्वा अवस्था में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बाहरी निषेचन, है ना। और आंतरिक निषेचन मतलब कि जब शरीर के अंदर हो, इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो निषेचन होता है वह कैसा होता है? आंतरिक निषेचन, शरीर के अंदर होता है। और शरीर के अंदर कहाँ होता है? ये फैलोपियन पियन ट्यूब में होता है, राइट। तो जो पक्षी की बात करें, बर्ड की बात करें, तो इसमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? इंटरनल निषेचन होता है, ठीक। और मेढक की बात करें तो मेढक में कौन सा निषेचन पाया जाता है? इसमें कौन सी आते हैं? लार्वा। इसमें लार्वा अवस्था बनती है, तो इसमें निषेचन जो होता है वह कैसा होता है? बाहरी निषेचन होता है, आउटर निषेचन होता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। और स्तनपायी मैमल्स, मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में कौन सा निषेचन पाया जाता है? इंटरनल निषेचन। इंटरनल। तो जो अपना मैमल्स में कहा, यानी कि जो मदर में होता है, मैमल्स में मदर में जो आंतरिक निषेचन होता है वह किस में होता है? मादा में होता है, ठीक। और मदर के कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट। तो ये कैसा हुआ? आंतरिक निषेचन हुआ ये वाला। तो अपना राइट आंसर क्या गया? बाहरी निषेचन जो होता है वह कहाँ, किस में पाया जाता है? मेढक में, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। पुरुषों में नसबंदी कहलाती है, तो पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी या एमनियोसिंटेसिस या वेस्कोटोमी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। कि जो अपनी ट्यूबेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी मतलब क्या होता है इसका? स्त्री नसबंदी। ये क्या होती है? फीमेल में होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो फीमेल के क्या होती हैं, उनकी अंडवाहिनी, जो उनकी फीमेल सॉरी फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स, उनकी अंडवाहिनियों को क्या होता है? उनकी अंडवाहिनियों को बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या बोलते हैं? स्त्री नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। और एमनियोसिंटोसिस, एमनियोसिंटोसिस मतलब होता क्या है? जो होता है यह एक क्या है? टेस्ट होता है। एमनियोसिंटोसिस यह कब लिया जाता है? जो गर्भावस्था के दौरान, गर्भावस्था के दौरान यह जांचने के लिए लिया जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम या पटायु सिंड्रोम जैसे कोई जेनेटिकल या क्रोमोसोमल डिसीज ना हो, उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है? एमनियोसिंटेसिस किया जाता है। क्या क्या? डाउन सिंड्रोम हो गया, और एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, और पटायु सिंड्रोम हो गया। किसके? जो जेनेटिकल होते हैं, जेनेटिक डिसीज हो गई, जेनेटिक डिसीज हो गई, क्रोमोसोम डिसीज हो गई, ये इनको चेक करने के लिए क्या लिया जाता है? एमनियोसिंटोसिस। और जो वेस्कोटॉमी होती है, वेस्कोटॉमी मतलब क्या होता है? कि जो पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। पुरुष नसबंदियों में क्या होता है कि जो पुरुषों की क्या होती है, जो वेस्ट डिफरेंस मतलब जो शुक्र नालिका होती है ना, शुक्राणु नालिका, उसको बंद कर दिया जाता है, राइट। जिससे स्पर्म जो होते हैं वह वहां पहुंच ही नहीं पाते हैं, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हुआ? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। यहां तक तो आप लोगों को सभी को समझ में आ ही गया होगा। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो नर में क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स या वाई या एक्स वाई या एक्स? तो जो मेल होता है, मेल में क्या पाए जाते हैं? एक्स और वाई। और फीमेल होता है, फीमेल में
कौन कौन से, एक्स और एक्स पाए जाते हैं। राइट, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई क्या कथन कह रहा है उस पे विचार करो, कि पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग है। द टेस्ट इज in males and the ovaries in females are the primary sex organ। जस्ट अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था कि फीमेल का प्राइमरी ऑर्गन जो लैंगिक ऑर्गन्स होता है वह क्या कहलाता है, और मेल का, तो ये अपना कथन तो क्या कह रहा है, सही हो रहा है। तो पुरुषों में टेस्टिस और स्त्रियों में ओवरी, और शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये भी प्रोसेस सही है, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि जब स्पर्म और ओवम को संलयन यानी क्या हो, फ्यूजन कराया जाता है, तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अपने दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, एक और बी दोनों सही हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जी अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो मानव में, ह्यूमन में, भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की कहाँ से मिलता है, एवं जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो कौन करती है, प्लेसेंटा करती है, गर्भाशय नली करती है, जो गर्भाशय नली होती है, प्लेसेंटा होती है, वह करती है। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि निम्न में से एक अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। तो इस पे आप लोगों को बताना है कि लैंगिक जनन कौन सा है। तो अलैंगिक जनन, एसेजुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले समझो। एसेजुअल रिप्रोडक्शन, एसेजुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें जो जो न्यू और जो नया जीव बनता है वह एक, इसमें एक जनक होता है, एक जनक के द्वारा ही इसमें जनन होता है। एसेजुअल रिप्रोडक्शन में इसमें दो जनक नहीं होते, मेल और फीमेल नहीं होते, इसमें एक जनक। और इसमें कैसा जनन होता है, या तो वो विभाजित हो जाएंगे, या जो जीव होते हैं जीव के एक हिस्से से अलग हो जाएंगे और अपना दूसरे जीव यानी अलग होकर के अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं, अपना विकास कर लेते हैं। तो इसके प्रकार कौन कौन से हैं, बाइनरी फिजन होता है, और बडिंग हो गया, और मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये कैसे हैं, ये भी एसेजुअल रिप्रोडक्शन है, ये भी एसेजुअल है, ये भी एसेजुअल है, तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, पॉलिनेशन, परागण। परागण में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं तभी पॉलिनेशन होता है, तो इस पे अपना ये कैसा होता है, सेजुअल रिप्रोडक्शन होता है। राइट, तो इस पे अपना कैसा राइट आंसर क्या गया, बी नंबर। और जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन द्विखंडन मतलब इसका होता है। तो इसमें बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या होता है, जो अमीबा, अमीबा में क्या होता है कि वह अपने पार्ट्स को, यानी अमीबा, अगर एक अमीबा है तो वह किस में, दो खंडों में विभाजित हो जाएगा, और दोनों खंड क्या होंगे, अपना अपना अलग जीवन यापन करेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो दो अलग हो जाएंगे, फिर वो दो ऐसे अलग अलग होते। तो इसका द्विखंडन का क्या हो गया, अमीबा हो गया। और बडिंग, मुकुलन की बात करें तो जैसे आप देखे होंगे अंकुरण की, अंकुर हो जाते हैं ना, तो उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर उनसे एक नया बन जाता है। तो अंकुरण यानी बडिंग होती है। तो जैसे हाइड्रिक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, हाइड्रा जली में, है ना। और बहुखंडन, मल्टीफिजन, मल्टीपल फिजन मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत सारी न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, और फिर वो क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहते हैं, और जैसे ही वो एक्टिव होते हैं तो क्या होते हैं, न्यू सेल्स, न्यू नया जीव बना लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम में कौन सा जो कौन सा लैंगिक जनन पाया जाता है? मल्टीपल फ्यूजन वाला, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला भाग, गर्भाशय का ऊपरी भाग, या डिंब वाहिनी नली। तो जो मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब, तो जो अपना फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? हाँ, तो अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चनों में किया था कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहाँ होता है? जो आंतरिक निषेचन होता है वह कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को निरूपित कीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी की घटना, तो भ्रूण बनने से जन्म तक की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। इस परिघटना के द्वारा उत्पन्न बच्चे गुणों में अपने परिजनों से भिन्न होते हैं। यह बाह्य निषेचन होता है, विकास आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है या विकास बाह्य होता है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी होती क्या है? मतलब IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब कि जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। फिर उसको करते हैं कि गर्भाशय में, भ्रूण में उसको डाल देते हैं, जिससे उसका वहां विकास जो होता है वह कैसा होता है? आंतरिक होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, कि जो निषेचन हो रहा है, निषेचन कहाँ हो रहा? बाह्य हो रहा है। मतलब टेस्ट ट्यूब में निषेचन होता है और जो इसका विकास होता है वह कैसा होता है? आंतरिक होता है, राइट। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या चला गया? सी नंबर। और बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते कि भ्रूण बनने से जन्म तक की प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में होती है। तो क्या ये पूरी प्रक्रिया टेस्ट ट्यूब में चलती है? नहीं चलती। तो अपना ये क्या हुआ? गलत हुआ। इस परिघटना के द्वारा उत्पन्न बच्चे गुणों में अपने परिजनों से भिन्न होते हैं। भिन्न तो होते हैं, लेकिन क्या 100% भिन्न होते हैं? नहीं होते ना। तो ये अपना ये भी स्टेटमेंट गलत ही कहेंगे। और ये अपना तो सही है। चौथा क्या कह रहा है? निषेचन जो होता है आंतरिक होता है, ये बिल्कुल गलत बोल दिया पहले ही, कि जो निषेचन होता है इसमें कैसा होता है? टेस्ट ट्यूब में बाहरी होता है, और विकास बाह्य। तो अपना ये भी गलत हुआ। तो अपना राइट आंसर क्या? सी सही है, बिल्कुल सही है ना। और टेस्ट ट्यूब के बारे में और जान लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज की थी, किसने किया था? रॉबर्ट एडवर्ड ने किया था। खोज की बात करें तो किसने किया? रॉबर्ट एडवर्ड ने किया था, है ना। और जो फर्स्ट ओवरऑल वर्ल्ड की देखा जाए तो जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन थी? लुइस जॉय ब्राउन थी। कौन थी? लुइस जॉय। ये कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चनों में। ये इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अपने भारत की पूछ ले कभी, कि भारत की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? तो हर्षा अग्रवाल। और दूसरी कौन है? कानोप्रिया। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो अपने हमको उस वाहिनी का नाम बताना है जो पुरुष के टेस्टिस से निकलती है और जो स्पर्म को ले जाने का काम करती है। तो वह कौन करती है? क्या अधिवृषण इपिडिडाइमिस करती है, या ओविडक्ट करती है, या यूरेटर करती है, या वेस्ट डिफरेंस करती है? तो जो अधिवृषण जो इपिडिडाइमिस होती है वह कहाँ पाई जाए? तो जो अपना टेस्टिस होता है ना, टेस्टिस के किनारे की ओर कहा, एक बेलनाकार यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो ये तो हो गई नहीं, है ना। और डिंब वाहिनी ओविडक्ट जो होती है, तो क्या ओविडक्ट लेके जाती? ये ओविडक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं लेके जाती है। मूत्र वाहिनी यूरेटर, जो यूरेटर होती है ये कहाँ से निकलती है? ये तो किडनी से निकलती है। और किडनी से निकल के कहाँ तक आती है? ये ब्लैडर में।
और ये क्या किसको ले जाने का काम करती है? यूरिन को लाने ले जाने का काम करती है ना? तो ये तो ऑप्शन गलत हुआ। अब बचा कौन सा अपना? डी नंबर। तो अपना डी आंसर सही ही माना जाएगा, क्योंकि अब वो तीनों तो गलत हो गए। तो डी शुक्र वाहिका वेस्ट डिफरेंस, है ना? तो जो वेस्ट डिफरेंस होती है, शुक्र वाहिका नलिका होती है, वह क्या करती है कि वह टेस्टिस से निकलती है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म को ले जाने का काम कौन करती है? वेस्ट डिफरेंस करती है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी जब वो समुच्चय वाला सॉल्व कर रहे थे ना, तब भी वहां पे अभी हमने इसका डिस्कस किया था। तो अगर जो पीछे अभी जो अगर इसको ध्यान से पढ़ रहा होगा, उसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन हम, कि वर्तमान में किस हार्मोन्स का दुरुपयोग लिंग निर्धारण में किया जाता है? तो लिंग निर्धारण का के लिए किस हार्मोन्स का दुरुपयोग किया जाता है, मिस यूज किस हार्मोन्स का किया जाता है? तो आइए देखते हैं। पहला ग्रोथ हार्मोन जीएच या एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या एचसीजी, या ह्यूमन ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, या एचटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो किसका किया जाता है? तो देखो, जो अपने ए ग्रोथ हार्मोन और ये जो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, ये कैसे हैं? ये दोनों एक समान होते हैं। ठीक, जीएच और एसटीएच जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कैसे हैं? ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ठीक, ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हमारे शरीर की लंबाई की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। लंबाई की वृद्धि में सहायक होते हैं। और ये जो दोनों हार्मोन्स है ना, ये कहाँ से स्रावित होते हैं? कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन होते हैं। इनका सिक्रेशन कहाँ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड में, पीयूष ग्रंथि में इनका सिक्रेशन होता है। राइट। अब बात करें किसकी? एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो जो एलएच हार्मोन होता है, कौन? किसकी? एलएच हार्मोन की बात करें। एलएच हार्मोन्स जो होता है, वह क्या करता है? ये किसमें किसमें मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। तो जो एलएच हार्मोन होता है, वह क्या करता है? ये मेल के कहाँ काम करता है? टेस्टिस पे काम करता है। और ये क्या काम करता है कि जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ना, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसको सिक्रेशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उसको उत्पादित करने के लिए क्या करता है? स्टूमुलेटिंग का काम करता है। उसको प्रेरित करने का काम करता है कौन? एलएच हार्मोन। और जो फीमेल में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन और एजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन सॉरी, प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं और एस्ट्रोजन होते हैं, इनको सिक्रेशन के लिए, इनको उत्पादित करने के लिए ये क्या करता है? स्टूमुलेट करता है। और जो एलएच हार्मोन है, जो फीमेल होती है ना, फीमेल में जो इन मेंस्ट्रुएशन, जो मासिक धर्म, जो रजोधर्म चलता है ना चक्र, वह कितने दिन के लिए? 0 से 28 का आइडियल डेज माना जाता है। लेकिन जब इनके जो 14वें दिन, 14वें डेज में क्या होता है? 14 डेज में जो ओव्यूलेशन, जो एग का फॉर्मेशन होता है ना, ओव्यूलेशन, तो वह किसके कारण होता है? किसके द्वारा होता है? एलएच हार्मोन के द्वारा ही होता है, जो ओव्यूलेशन 14 दिन में। राइट। और बचा क्या अपना? एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो जो हार्मोन्स होता है कि जो लिंग निर्धारण के लिए, तो लिंग निर्धारण के लिए एसटीएच का जो करते हैं ना, सॉरी एसटीएच नहीं, एचसीजी बचा अपना, है ना? ह्यूमन ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, है ना? तो जो एचसीजी होता है, कौन सा? एचसीजी हार्मोन्स होता है। ये क्या करता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है कि इसका जो लेवल होता है, लेवल इसका क्या होता है? बढ़ जाता है। तो जब यूरिन में, जब प्रेगनेंसी किट में आप प्रेगनेंसी किट देखे ही होंगे, तो प्रेगनेंसी किट में
जब यूरिन से टेस्ट किया जाता है तो यूरिन में क्या होता है कि जो एचसीजी होता है, एचसीजी हार्मोन होता है, वह ज़्यादा हो जाता है, जिससे वह एचसीजी हार्मोन के द्वारा ही पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो एचसीजी के दौरान ही लिंग निर्धारण के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन, कि वृषण का बाहरी आवरण है, जो टेस्टिस का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस या ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया या ट्यूनिका वास्कुलुसाइड या ट्यूनिका एडवेंटेशिया, तो क्या कहलाता है? तो देखो कि टेस्टिस टेस्टिस में कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है ट्यूनिका, फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है। और दूसरी कौन सी होती है? व्हाइट फाइब्रस, व्हाइट फाइब्रस, या उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बोजिनाई, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनाई, राइट। और तीसरी होती है कौन सी अपनी? ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, वेस्कुलोसा, राइट। तो जो अपनी सबसे आउटर आउटर लेयर कौन सी हो गई? ट्यूनिका वेजेनिलिशिव, ट्यूनिका वेजाइनलिशिव होती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, ट्यूनिका वेजाइनलिशिव होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कि उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? व्हाट इज द मेथड कॉल्ड बाय विच कॉपर टी इज प्लेस्ड इन द यूटरस? संभोग, गर्भनिरोध, या गर्भधारण, या निषेचन? तो अगर जितने लोगों ने अगर अभी जो हमने पढ़ाया है, अगर उन चीजों को अच्छे से समझा होगा तो इसका आंसर बता देंगे, है ना। तो आप लोग इसका उत्तर जरूर देना, और आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी भी आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, और शेयर भी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे आपके जो दोस्त भाई हैं उनको भी लाभ मिल सकेगा। तो जाते जाते बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।